स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। अब कुछ और राज्यों की खबरें आपको बता दें। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का 2.5 साल के बाद करीब 2.5 साल के बाद उत्तराखंड का दौरा होने वाला था आज, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो जा नहीं पाए। राहुल गांधी प्राइवेट हेलीकॉप्टर से पंतनगर एयरपोर्ट तक तो पहुंच गए दिल्ली से, लेकिन पंतनगर से फिर वो आगे नहीं जा पाए। अल्मोड़ा उनको आज जाना था, पौड़ी का भी कार्यक्रम था, लेकिन नहीं जा पाए। इसके बाद उन्होंने पंतनगर से ही अल्मोड़ा की एक जनसभा को फोन पर संबोधित किया और उसके बाद वो दिल्ली वापस लौट आए हैं। कांग्रेस के मुताबिक रैली में करीब 30,000 लोगों के पहुंचने की तैयारी थी, लेकिन राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल तक ही नहीं पहुंच पाए। तो कई लोग जो फोन पर वो संबोधन दे रहे थे उसको सुनने के बजाय वापस लौटने लगे। कुछ लोग ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं कि लोग नहीं जुटे थे इसलिए वो नहीं गए। अब इन दोनों में से क्या बात सच है, इसकी बात हम लोग करेंगे। और राहुल गांधी ने फोन पर अगर उनका कोई जो वो संबोधन कर रहे थे तो वो तो उसको सुनवा दीजिए। वो बोलना क्या चाह रहे थे, किस विषय पे आज वहां पर चर्चा करना चाह रहे थे। नमस्कार। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अच्छा, ये वहाँ जा रहे थे, इनको कोटद्वार के वो आपको वो व्यक्ति याद हैं, दीपक कुमार, जिनका बाद में नाम मोहम्मद दीपक हो गया था। वो झगड़ा हुआ था कि एक कोई मुस्लिम दुकानदार जो है नाम बदल के दुकान करता था। वहाँ बजरंग दल वाले पहुँच गए। वो जिम ओनर है वो व्यक्ति, और वो नीचे आया और उसने कहा कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो देश के अंदर, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। बाद में राहुल गांधी से वो मिला भी था व्यक्ति। आज राहुल गांधी को उसकी जिम की मेंबरशिप भी लेनी थी। ऐसा दीपक कुमार ने भी अपने बयान में बताया कि राहुल गांधी ने मुझसे जब मैं मिला था तो कहा था कि मैं तुम्हारे जिम में आऊँगा। तो ये भी चर्चा थी कि आज वो जाते वहां पर जिम में भी जाते। हालांकि वो कोटद्वार है, ये सब गणित मतलब ज्योग्राफी थोड़ी अजीब अजीब है। कोटद्वार अलग है, पंतनगर बिल्कुल उल्टी तरफ पड़ता है। अल्मोड़ा भी इनको जाना था, अल्मोड़ा बिल्कुल ऊपर पहाड़ों पे है। राहुल गांधी को चिंता है सर। लेकिन जो जिम वाली घटना थी वो तो शिमला में हुई थी ना, कोटद्वार हल्द्वानी में। राहुल गांधी को कोटद्वार की। अच्छा, कोटद्वार। राहुल गांधी को मोहम्मद दीपक के जिम की मेंबरशिप की चिंता है, लेकिन राहुल गांधी को पार्टी की मेंबरशिप बड़े कार्यकर्ता बड़े उसकी चिंता नहीं है। अभी 8 महीने बाद उत्तराखंड में चुनाव है, राहुल गांधी उसकी चिंता नहीं कर रहे। 2.5 साल बाद गए हैं वो, 2.5 साल बाद गए, लेकिन राहुल गांधी उसकी चिंता नहीं कर रहे। हरीश रावत कहां पर है उत्तराखंड में, कांग्रेस का संगठन कहां पर है, राहुल गांधी वो चिंता नहीं कर रहे। राहुल गांधी संगठन के नेताओं से मिल नहीं रहे। दिल्ली के अंदर लाकर आप बैठक नहीं कर रहे हो। 6-8 महीने बाद, 10 महीने के बाद आपको उत्तराखंड के क्या स्थिति है उत्तराखंड की सर इस वक्त? जी सर, पॉलिटिकल स्थिति कैसी लगती है? पूरे तो भाजपा की एक तरफ है। धामी साहब ने जिस तरीके से 10 साल के बाद भी धामी साहब ने जितने शानदार तरीके से वहां पर काम किया, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जिस तरीके से वहां पर सपोर्ट किया, धामी सरकार ने जिस तरीके से वहां विकास के काम किए, वहां पर कोई इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा आज की तारीख में। नगर निगम के चुनाव लीडर कौन है? कांग्रेस हरीश रावत इकलौता लीडर है। हरीश रावत कहते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे बेटे को आप प्रमोट कर दीजिए। कोई नेता वहां पर नहीं है। राहुल गांधी बैठक लेने को तैयार नहीं है। वहां के प्रभारी साल में कभी एक बार अगर उत्तराखंड चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड छोड़ दिया उन्होंने पूरी तरीके से। लेकिन ये अजीब बात है, ये वो राज्य था जो हर 5 साल में सरकार बदलता था। 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके बाद भी अगर ये हालत बदल भी देता, लेकिन उत्तराखंड के चुनाव हो और जो नेता हो उसको पंजाब का प्रभारी बना दो। हरीश रावत जी को। हाँ सर। नहीं, लेकिन मेरी चिंता थोड़ी ज़्यादा हो रही है कांग्रेस के लिए। जो समीर जी ने कहा उसमें मैं जोड़ता हूँ। वहाँ 5 साल में सरकार बदल दी जाती थी जब से वो राज्य बना। लेकिन जरा सोचिए कि जिस राज्य में, जिसको देवभूमि कहा जाता है, जिस राज्य में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जिस राज्य में मतलब एक तरह से कहें तो गंगा का उद्गम है, सारी चीज़ें वो सब, वहाँ राहुल गांधी क्या किससे मिलने जा रहे हैं? मोहम्मद दीपक से। पुष्कर सिंह धामी ने क्या अभियान चलाया हुआ है? मजार है, मजार नहीं है। मतलब मजार का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई नहीं है, कब्जा किया जाता। 1000 के आसपास ऐसी मजारें तोड़वाई गई। उस राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून आता है। गोवा के बाद वो पहला राज्य हो गया एक तरह से कहें अभी के उसमें। और वहां राहुल गांधी को यही नहीं पता है कि करना क्या है।
राहुल गांधी वो उस आदमी के लिए जा रहे हैं जिसने अपने नाम के आगे सिर्फ मोहम्मद लगा लिया, इसलिए वो उसी के चले लिए जा रहे नहीं जा रहे, वो दो सभाएं हैं, एक लेकिन- इनको एक सैनिक सम्मान कार्यक्रम भी करना था। हैं। ठीक बात, लेकिन नैरेटिव वही है, पूरा सोशल मीडिया जो कांग्रेस का है वो उसी पर लगा हुआ है। सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड को लेकर सचमुच कोई इसकी, हरीश रावत बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अब एक तो वो उस अवस्था में नहीं है, अब तो उनकी उम्र भी हो गई है, और दूसरा कोई लीडरशिप वहां नहीं है। तो आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लिए वन हॉर्स रेस है ये? आज की तारीख में तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा संकट। चलें सर, अगले राज्य की खबर तमिलनाडु की बात करते हैं। ये कई दिनों से ये चर्चाओं में बात चल रही है कि क्या अन्नामलाई नाराज हैं। अब वो दिल्ली आकर के सबसे मुलाकात कर चुके हैं, उनकी पार्टी अध्यक्ष से बात हो चुकी है, पार्टी के संगठन महासचिव से बीएल संतोष जी से मुलाकात हो चुकी है, अमित शाह जी से मुलाकात हो चुकी है, इनके साथ शायद लोग रिपोर्ट कर रहे हैं 2 बार मुलाकात हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई है। अब या तो कोई फाइनल बात वो तय कर लें या पार्टी तय कर ले, उसके बाद उनसे मिलेंगे, ऐसी बात हो, या फिर मुलाकात अगर कुछ बात नहीं बनती तो शायद ना भी हो। लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँच गए अन्नामलाई कि ये बातें भी होने लगें कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अन्नामलाई को पार्टी ने बहुत दिया, इन्होंने पार्टी के लिए मेहनत भी बहुत की। बात अब यह है कि स्थिति क्या है, फाइनल मतलब पता क्या चल रहा है, ये है पार्टी के साथ या नहीं है? देखिए, अभी तो किसी को पता नहीं है कि वो पार्टी के अंदर हैं या पार्टी के अंदर नहीं। दोनों प्रकार की खबरें आ रही हैं। एक तो कि ये बात तो बहुत पुष्ट हो चुकी है कि नितिन नवीन को उन्होंने अपना रेजाइनेशन सौंप दिया था, लेकिन जो अमित शाह जी के साथ जो उनकी तस्वीर आई तो उसमें लगा कि कहीं ना कहीं जो है वो रिकंसिडर करने की स्थिति में है। दूसरी बात, यदि उनको वाकई में रिजाइनेशन देकर के और भारतीय जनता पार्टी से हट ही जाना था तो फिर अमित शाह जी के साथ दोबारा मिलने की बात होनी नहीं चाहिए थी, एक ढंग से वो फाइनल हो जाता है। एक तीसरा पक्ष भी आकर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस असेंबली चुनाव के अंदर 2.937% वोट आया है। यही अन्नामलाई थे जब वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट 10% के आसपास वोट जो है, 11% वोट जो है वो लोकसभा के इलेक्शन होगा। फिर भी मैं बात करता हूं कि अब उनको लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको किनारे कर दिया, और वो भारतीय जनता पार्टी और सनातन के नेशनलिज्म जो कोर आइडियोलॉजी था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी था और भारतीय जनता पार्टी का, उसमें वो पेरियार को अपने निशाने पर ले रहे थे, करुणानिधि को निशाने पर ले रहे थे। वो एंटी हिंदू जो वहां पर सेंटिमेंट्स था, एंटी ब्राह्मणिकल जो सेंटिमेंट्स था, जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उसको वो काउंटर कर रहे थे। एक ढंग से वो अल्टरनेटिव नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे तमिलनाडु के राजनीति में। ठीक है। अब जब वो किनारे पर हाशिए पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होगी। अब लोगों ने इस तस्वीर को दिखा के बोला कि अमित शाह जी के साथ मीटिंग खास कर कि भाई ये तो कोई दूरियां हैं, ऐसी तस्वीर तो ये दिखाई नहीं दे रही है कि रास्ते बिल्कुल ही अलग हो गए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसको नहीं आप मुझे लगता है कि इसमें इसको समझना चाहिए। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अन्नामलाई को किनारे नहीं किया। जिस चुनाव की बात हो रही कि जिसमें 11% मत मिले, उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी सभी सीटों पर, इसलिए वो इतना बड़ा मत प्रतिशत दिख रहा। अन्नामलाई कोई भी ऐसा करिश्मेटिक काम नहीं कर सके कि भाजपा को लगे कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे दिया हो। ये ऐसे ही था, भाजपा पहले भी जीत चुकी है वहां लोकसभा का चुनाव, पहले भी हारती रही है, 2-3 सीटें जीतती रही, वो भी नहीं जीत पाई। लेकिन अन्नामलाई के अंदर एक जो कहें कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल जिसको कहते हैं, क्षमता जो देखते हैं, एक तो ओबीसी समाज से आते हैं, वहां का बड़ा प्रभावी समाज है, आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए हैं, और एन मक्कल जो यात्रा की थी सभी विधानसभा सीटों पर, वो एक क्षमता दिखा रही थी, ऐसा कोई नेता नहीं मिल रहा था। लेकिन शायद अन्नामलाई को भी लगता है कि जिस रफ्तार में वो आगे जाना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं। दूसरा, क्या अन्नामलाई सेंट्रल में फिर अपनी लीडरशिप में कोई रोल चाहते हैं? अभी तो नेशनल टीम का ऐलान होना है, किसी भी समय हो जाएगा, किसी भी दिन हो जाएगा। क्या वो चाहते हैं? क्या अन्नामलाई पूरा फुल एक तरह से कहें कमांड चाहते हैं, जो बीजेपी नहीं देगी? एक बार उनको अध्यक्ष बना चुकी है फुल कमांड के साथ, और उनके कहने से ही एआईडीएमके के साथ गठजोड़े। अब विजय के आने के बाद उनको शायद लग रहा हो कि यह काम तो मैं भी कर सकता था। हां, एक बात जरूर है जो हम लोग चर्चा करते थे कि जो एंटी द्रविडियन पॉलिटिक्स थी, जिसको बीजेपी मिस कर गई। अब किस वजह से मिस कर गई, ये बीजेपी के नेता, बड़े नेता उसका असेसमेंट कर रहे होंगे। दोनों के बीच में भी भ्रम है, और अन्नामलाई में भी इतना साहस नहीं कि वो एकदम से बिगाड़ करके जाए। और अकेले कुछ भी करना, बड़ा राज्य है, वहां पर मुश्किल काम होगा। सौरभ, बिगाड़ने की बात नहीं। एक पक्ष भी चल रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से निकल करके, लेकिन उनके समर्थन से एक वहां पर मूवमेंट, कोई फ्रंट, कोई मूवमेंट कोई बनाने की बात चली। हाँ से कोई ऐसा, मैं तो पहली बार ही हैरान हूं कि कोई पार्टी छोड़ना चाहता है और अमित शाह जी जैसे लोग उनसे 2-2 बार मिल रहे हैं। या तो हम कहीं गलत खबर पढ़ रहे हैं।
ठीक कह रहे हैं आप। मतलब हम ऐसी ही खबर चला रहे हैं, और वो भी जिनको छोड़ना वो छोड़ के चले जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ऐसा नहीं पार्टियों में छोड़ना नहीं छोड़ना, और छोड़ने वाला मिले जाए कि नहीं जाए, मिलने वाला मिलेगा क्या? बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि कुछ दूसरा काम चल रहा है। मतलब पार्टी भी ऐसे- तो नहीं चाहती, इसका मतलब ये भी तो है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, पार्टी भी नहीं चाहती। और ऐसा जो खबर मुझे मिली कि संघ, बीजेपी और अन्नामलाई के बीच में ये हो रहा है कि एक पैरेलल फ्रंट बनाकर जो एंटी द्रविड़ पॉलिटिक्स है उस पर कुछ काम कर लिया जाए। वो कितना चले ताकि बीजेपी का जो पॉलिटिकल फ्रंट है वो चलता रहे, और एक नई तैयारी 5 साल में कर ली जाए। अब उन दोनों के बीच में क्या रास्ता निकल सकता, ये पार्टी छोड़ने और पार्टी से नाराज होने वो वाली कहानी नहीं है, इतना नहीं तय है। हाँ, इतना तय है। कुछ और किया क्या जाए। रास्ता निकाला जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उस पर बीजेपी, संघ और अन्नामलाई मिलकर सोच रहे हैं। हाँ सर। अब आज तो 4 जून अन्नामलाई का जन्मदिन है। जन्मदिन भी है आज उनका जन्मदिन है। आज 42 साल के हो गए। अब जितनी उम्र अन्नामलाई की है उससे ज्यादा समय अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को राजनीति करते करते हो गया है। तो अन्नामलाई अगर ये सोच रहे होंगे कि वो तमिलनाडु की राजनीति को कैसे देखना है, कैसे करना है, वो अगर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी को सिखा सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी ने जो तमिलनाडु की राजनीति को लेकर किया वो गलत फैसला था, मैं अलग होकर अपनी राजनीति तय करूंगा, तो मुझे लगता है अन्नामलाई की बहुत बड़ी भूल होगी। और ये तो वही अन्नामलाई जिसे अमित शाह जी ने थम्बी कहा था। थम्बी मतलब तमिलनाडु में छोटा भाई को बोलते हैं कि थम्बी मेरा छोटा भाई है ये। और जिस तरीके से इनकी एन मक्कल यात्रा रही थी, अमित शाह ने उसको हरी झंडी देकर शुरू किया था, प्रधानमंत्री ने उसका समापन किया था। मुझे लगता है कि आप 2020 में भारतीय जनता पार्टी में आते हो, 2021 में आप तमिलनाडु के अध्यक्ष बनते हो, 4 साल पार्टी आपको फ्री हैंड देती है, तमाम आपको पार्टी ने साधन संसाधन सुविधाएं दी, पार्टी ने आपको पूरा मान सम्मान दिया, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ने। तो चुनाव के अंदर एआईडीएम के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया, आप उसके लिए तैयार नहीं थे, पार्टी ने गठबंधन किया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बेहतर समझते होंगे तमिलनाडु की राजनीति की क्या आप भी नहीं मजबूरी मानते होगी। कि ये अलग होना चाह रहे हैं? मुझे लगता है वो अलग नहीं होंगे। अलग होंगे तो उनके पास कोई बहुत बेहतर विकल्प नहीं होगा, वो अपने दम पर नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है वो पार्टी में रहेंगे। नेशनल टीम बन रही है, क्या उनको नेशनल टीम में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या उन्हें वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या राष्ट्रीय महासचिव बनाकर दिल्ली कोई लाया नई जाएगा? जिम्मेदारी, नया कोई काम नई किया जिम्मेदारी की बातचीत हो रही है। एक कर्नाटका की खबर कर लें, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के बनने के बाद उनका दूसरा दिन था। कामकाजी तो आज ही बड़ा दिन था, कल शाम तो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने ही हैं 4-4:15 बजे। तो सिद्धारमैया के करीबी जी परमेश्वर, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया है। डीके शिव कुमार के साथ 12 मंत्रियों ने शपथ ली थी। सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र वो भी मंत्रिमंडल में आ गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, इसके अलावा केरल, हिमाचल, तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद शिव कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। उनकी जगह पर बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। शपथ के बाद डीके शिव कुमार ने सबसे पहले सरकारी बसों में स्टूडेंट्स को मुफ्त यात्रा करने का ऐलान किया। अब कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में अभी तक सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को फ्री में सफर करने की छूट थी। इसके अलावा शिव कुमार सरकार ने कर्नाटका में 10,000 भारत जोड़ो यूथ क्लब बनाने का ऐलान किया। ये मुझे कुछ बंगाल जैसा एक्सपेरिमेंट लगा। इन क्लब्स की डेवलपमेंट के लिए 10-10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार को बढ़ाने के लिए डीके शिव कुमार की सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलने का फैसला किया है। और इन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा है, बीके हरिप्रसाद उनकी जगह आ गए हैं। तो अब पार्टी किस तरीके से चलेगी और सरकार किस तरीके से चलेगी, ये हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पार्टी अध्यक्ष दोनों ये थे। सर, ये जो फैसले किए हैं इससे कुछ पता चल रहा है ये किस तरीके की गवर्नेंस करेंगे? गवर्नेंस नहीं कैसी करेंगे पता नहीं, लेकिन ये इलेक्शन मोड के फैसले हैं। ओके। मतलब शिव कुमार जी ने बता दिया कि मैं इलेक्शन की तैयारी में जुट रहा हूँ। इसमें से ज़्यादातर फैसले वो हैं जो एक तरह से डीबीटी जैसे, हाँ, है ना। तो वो इलेक्शन तो है नहीं इनकी सरकार के पास, कहते हैं लोग। पैसे तो हो जाते हैं सर, कर्ज बहुत मिलता है सरकारों को। कोई आपने आज तक देखा कोई सरकार इस तरह से कर्ज की, हम लोग ये कहानियां चलाते रहते हैं, फिर वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, FBRM की, वो सब चर्चा चलती रहती है। जो क्लब खोलेंगे वो क्या है सर? क्लब का मतलब वही हो गया जो आपने बंगाल का कहा कि भाई अलग अलग ग्रुप्स के यूथ को लेकर आप खड़ा कर लेंगे और वो आपके लिए सीधा वोटर के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये ज़्यादातर फैसले जो फीमेल स्टूडेंट्स के साथ मेल स्टूडेंट्स को भी आप फ्री दे रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, 10 लाख रुपए क्लब्स के लिए दे रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन मोड पर है। और वो पार्टी को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब डोंट वरी, आई एम हियर, ये मैसेज है। कुछ उनके ज्योतिषी ने बताया हो? और सर त्रिपाठी नहीं, देखिए उनके ज्योतिषी को दुनिया ढूंढ रही है। नहीं, उसे क्लेम करने वाले ज्योतिषी दिखने लगे, लेकिन डीके शिव कुमार के लिए जो चुनौतियां हैं उसकी वो तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई बट नहीं। और उनको ये भी पता है कि अगर वो चुनाव हार गए
तो बहुत अप्रासंगिक हो जाएंगे, बहुत कठिन होगा उनके लिए राजनीति को चलाना। क्योंकि जब कोई भी एक स्ट्रांग सोसाइटी का एक हिस्सा होता है और उसके बराबर का एक दूसरा हिस्सा होता है तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, जो जिसको हम जेडीएस की राजनीति के साथ संकट कहते हैं ना, कि वो किसी के साथ बीच में तो फिट हो सकते हैं लेकिन अपने से कुछ नहीं कर सकते, पूरे राज्य में वो आधार नहीं बना सकते हैं। इसलिए डीके को ये भ्रम तोड़ना है, एक तरह से कहें कि अपने ट्रेडिशनली उनको ये तैयार करना है कि हम जीत कर आएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद चलाएंगे। तो ये सारी योजनाएं जो है उसी को आगे बढ़ाती दिख रही है और वो मतलब एक तरह से कहें कुर्सी पे बैठते ही इलेक्शन मोड में आ गए। जो स्ट्रांग मैन वाली जो उनकी छवि है ना, तो स्ट्रांग मैन के लोग भी तो होते हैं। तो ये जो आपने कौन सा क्लब बताया, वो जो जिसके लिए यूथ पैसा- क्लब यूथ है क्लब। कुछ। वो जब यूथ होता है तो वही तो मोटरसाइकिल लेके डीके भाई जिंदाबाद करेगा ना, मतलब हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, भारत जोड़ो क्लब। कन्नड़ में बोल रहे भारत हैं। जोड़ो क्लब। भारत तो जोड़ो- उनको क्या है, उनको पैसे मिल जाएंगे, बाइक का तेल मिल जाएगा, क्या- बढ़िया व्यवस्था क्या मिल जाएगी। ममता बनर्जी क्या करती थी, वो जो क्लब्स खोले हुए ऐसे थे ही वो भी ऐसा ही था भाई, इनको कुछ वो कैरम वैरम खेल का सामान दे दो। भारत पर जोड़ो मेरा क्लब मानना है कि लेकिन पार्टियों वो को यूथ अपने के लिए नहीं कार्यकर्ताओं के लिए करना ये चाहिए। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसी से प्रभावित होकर ये भारत जोड़ो क्लब बनाया है डीके शिव कुमार ने। और बेसिकली सीधा संदेश साफ है, आपको 10 लाख रुपए क्लब के लिए मिलेंगे, आप कांग्रेस के लिए वहां पर संगठन के लिए काम करना है, लोगों को जोड़ो। लोगों को जोड़ना है, वहां की समस्या क्या है, लोगों को जोड़ो, पार्टी की सदस्यता बढ़ाओ। ठीक है सर। मुझे लगता है उसी लिए पैसा दिया गया है। सर मैं हाँ सर, ये मुझे लगता है कि डीके सुकुमार ने पार्टी के अंदर, प्रदेश के अंदर एक पैरेलल पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं और वो पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो कांग्रेस के लिए काम करेगी। तो मूलतः ये जो 10-10 लाख रुपए देने की बात है वो सरकार का पैसा एक पार्टी को देने की कवायद है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि वो सारे लोग जो है सरकार के पैसे से पार्टी चलेगी। सरकार से पैसे से पार्टी ही क्लब, और क्या हुआ भाई, आप क्लब बना रहे हैं और क्लब का मेंबरशिप उसका कौन होगा, उसके पार्टी के लोग होंगे और बात वो तो लोग सही है, एक मिनट वो काम किसके लिए काम करेंगे, लेकिन वो इंडिया कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर क्लब को 10 लाख तो बराबर ही होता है। सर। लेकिन सर इसमें नाराजगी क्या बात है क्या भाई? वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं, किसी को रोका है क्या? नहीं तो ये भारत जोड़ो क्लब करे कोई सरकारी नहीं, कोई सरकारी नहीं होगा भाई। तो भारत अरे जोड़ने में कांग्रेस- क्या विरोध है? कांग्रेस ने पहले नेहरू युवा भारत केंद्र भी जोड़ने इसी में तरह तो से विरोध चलाया है। था। अरे मैं आपको याद दिलाता हूँ, नेहरू युवा केंद्र हाँ, वो भी ऐसे ही था, उसमें कांग्रेस के जो लोग होते थे एडजस्ट होते थे। अब भाजपा भाई, को नहीं सूझ रहा है उनकी तो ऐसा बड़ी कोई- बड़ी बिल्डिंग बनी हुई लेकिन थी। वो नेहरू- भाजपा अब अगर देखिए, ऐसा वो कोई बीजेपी तरीका की नहीं ना, खोज पा रही सरकार के अपने पास कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए, तो भाजपा नहीं सरकारों लेकिन के मैं करते हैं। इनकी बात से आपने युवा आपकी केंद्र बात अब सरकार मेरे के पास दिमाग में अटक गई है। ये भारत जोड़ो क्लब पार्टी का काम करेंगे तो इनको सरकार से पैसे क्यों मिल रहे हैं? ये ठीक वैसे ही है ये कि डिजाइन किसने ये- बताया आपको देखिए, कि पार्टी का काम करेंगे? नहीं, नहीं। भारत जोड़ो क्लब का एक कॉन्सेप्ट होगा ये ना कि देखिए, भारत में कैसे दूसरी- काम आप दूसरा करें, और देश के भी लिए कैसा important काम करें, बात ये है। डेवलपमेंट के लिए क्या काम करें, वो विजय उनके जी- जो होगा विजय कहने जी- के लिए ये बात होगी। हो सकता है वो पार्टी के लिए काम करें, लेकिन वही मैंने कहा ये कि revolutionary- 10,000 एक आदमी को और 10 लाख रुपए क्लब को देने में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। दूसरा सरकारी है, योजना ये में दूसरी बात ये है कि ये रेवोल्यूशनरी गार्ड होंगे, जैसे खामने के लिए वो कमिटेड है। ऐसा अरे भाई सुनिए तो सही, राजनीतिक तौर पे ये उनके प्रति कमिटेड होंगे, ये मैं बात ये करने जा रहा बिल्कुल हूं। होंगे, बिल्कुल मैं होंगे। ये बात करने जा रहा हूं भाई, आरजेसी का क्या है, वो नेहरू युवा वो केंद्र वाला ईरान के NSUI लिए- में और यूथ कांग्रेस वो में जाता ईरान- होगा वो ना। ईरान वही के लिए, जो वहाँ ईरान होता के है, उसी कमिटेड को से वहाँ ज्यादा नियुक्ति ईरान के नेता के लिए कमिटेड है। वैसे जवाब ये बात नहीं, है। अब तो बदल गया था। जैसे संघ के प्रचारक कमिटेड होते हैं वैसा होंगे ये। तो आप तो बहुत सारे संघ वालों को जानते हैं, उनको सरकार पैसे देती है क्या? नहीं, संघ 1 रुपया नहीं लेता किसी से, नहीं, लेकिन एक पैसा नहीं लेता संघ संघ किसी के साथ। संघ से तुलना मत कीजिए सर। नहीं, संघ चलिए बिल्कुल अच्छा नहीं चलिए लेता। मैं आप महाराष्ट्र की खबर बताइए सर। बड़ी चर्चा चल रही है कल से इस बात की कि क्या शिवसेना के दोनों गुट जो हैं वो एक हो जाएंगे। ये अटकलें थोड़े थोड़े दिनों पे उठती रहती हैं। चलिए हम भी बात कर लेते हैं क्यों हो रहा है, ऐसी बात क्यों हुई है, क्योंकि ऐसा बयान नहीं आया है। बड़ा हुआ यह कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार और शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे, ये दोनों सीनियर लीडर हैं, इनकी मुलाकात हुई। अब तो फिर मुलाकात हुई तो फिर अटकलें लगने शुरू हो गई, तो फिर बयान लिए इनके पास रिपोर्टर्स पहुंचे, तो इन्होंने जो बातें कही उससे थोड़ी और हवा मिली कि भाई रिपोर्टर तो सीधा ही पूछता है क्या आप दोनों फैक्शन एक हो जाएंगे? तो अब्दुल सत्तार ने कहा मेरी पार्टी का नेता कौन? शिंदे जी। उनकी पार्टी का नेता कौन? उद्धव जी। जिस दिन ये दोनों एक हो जाएंगे पार्टी एक हो जाएगी। जवाब तो ठीक है। हाँ। बहुत साफ है गलतफहमी नहीं है कोई। कि मिलन के चर्चे बहुत चल रहे हैं, एक वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी खूब घूम रहा है। आप लोग आपके और अंबादास दानवे के मिलन के चर्चे बहुत चल रहे हैं, एक वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी खूब घूम रहा है। आप लोग गले मिल रहे हैं, क्या संकेत हैं ये? दोस्त, वो बोलते ना दुश्मनी जम कर करो, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कभी हम दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो।
तो दोस्त है, दोस्ती के अंदर दोस्ती टिका बहुत सारी बातें कह दी इसमें आपने। दोस्ती टिका के चल रहे हैं। मैं कोई शिवसेना का सुप्रीमो नहीं है, मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता है, लेकिन जिस हिसाब से शिवसेना खत्म करे जा रही है टप्पे टप्पे से, उसके तरफ किसको ना किसको तो भी गौर करना पड़ेगा। उसको अगर नहीं देखे तो जो भी एक आधी बीमारी होती है, उसको अगर वक्त पे इलाज नहीं हुआ है तो वो नासूर बन जाती है, और वो नासूर बन गई तो वो उसका कभी इलाज ही नहीं होता है। इन्होंने और गजब बात, कुछ बड़ी बात बोल गए कि जिस तरीके से शिवसेना को खत्म, यही बोले ना, शिवसेना को खत्म होने करने के प्रयास हो रहे हैं। मतलब पूरी तरह से खत्म की जा रही है हर जगह से। तो ये क्या हो रहा है समीर अब्दुल जी? सत्तार की इतनी हैसियत है, न राव साहब दानवे की इतनी हैसियत है कि वो अपनी पार्टी की तरफ से ये तय कर सके कि भाई दोनों पार्टियों का मिलन होगा। क्योंकि ये पुराने पार्टी में रहे मित्र, और आज भी एकनाथ शिंदे के जो विधायक है और जो उद्धव ठाकरे के विधायक और पार्टी के नेता सब एक ही पार्टी में रहे। उनके बीच तो व्यावसायिक हित जुड़े हुए, पार्टी अलग होगी लेकिन व्यवसाय थोड़ी अलग हुआ है। आज भी कई इनके विधायक उनके विधायक मिलकर कई बड़े व्यवसाय में पार्टनरशिप है। दिन में एक दूसरे को गाली देते हैं, रात को बैठ के हिसाब किताब करते हैं पैसों का, कहाँ से कितना आया। तो ये तो राजनीति में चलता रहेगा। फिलहाल तो मुझे कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक होने वाले। अब ये नदी के दो छोर बन गए, किसी स्थिति में एक नहीं होने वाले। शिंदे और उद्धव ठाकरे की तो बात भी नहीं होती होगी कभी? नहीं बात होती है कभी, विधानसभा में, अगर विधान परिषद अगर मिल गए तो बात हो जाती है, नमस्कार चमत्कार हो जाता है। ऐसे तो राहुल गांधी और मोदी जी की भी हाँ, बात लेकिन हो जाती वैसे है, बात नहीं होती, वैसे बात नहीं होती। जो भी बात करनी होती है वो देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से बात कर लेते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ लिफ्ट पर कई बार आपने फोटो देखी है ना, उनके दोनों साथ मिल जाते हैं लिफ्ट में। भाई वहाँ कुछ जो है, हाँ, नहीं मतलब नहीं वो नहीं, भी है, ये वो भी है। महाराष्ट्र में खूब होता है, वहाँ महाराष्ट्र लिफ्टें कम है, इसका मतलब उस फडणवीस और कॉम्प्लेक्स उद्धव की में थी। अक्सर टकरा जाते हैं वहाँ पे अक्सर लोग। टकरा जाते हैं तो ऐसा। जहां भी वर्टिकल होगा तो वहां टकराने का खतरा होता है। चलें, एक और खबर आपको बता दूं मैं। यहाँ गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड, एक नाबालिग लड़के की ईद के दिन हत्या हुई थी। अब उसके बाद से उस पूरे इलाके के अंदर एक अभियान चला रही है योगी जी की सरकार। सूर्या को चाकू मारने वाले असद का पहले एनकाउंटर हुआ, फिर उसके घर से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चिपकाया गया। वो खोड़ा एरिया कहलाता है। उस एरिया में जो मदरसे हैं उन 2 मदरसों को सील किया जा चुका है। डासना का इलाका है गाजियाबाद का ही, वहाँ सरकारी ज़मीन पर बने मदरसे को बुलडोज़र ने गिरा दिया है। ये कल्लूगढ़ी इलाका था, यहाँ 12 बीघा सरकारी ज़मीन पर ये मदरसा बना हुआ था। सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से मदरसा बनाए जाने पर कोर्ट ने 1 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना भी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो मतलब कोर्ट में पहले मामला गया हुआ था, लेकिन ये तोड़ने की कार्रवाई जो है ये अब हुई है। तो ये सूर्या हत्याकांड के से क्यों लेते हुए जैसे सरकार उस पूरे इलाके के अंदर कुछ अवैध गतिविधियां कह लीजिए या ये लीगल मदरसे, इन पर एक मुहिम के तहत काम कर रही है। नहीं, मदरसे लीगल नहीं थे, वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे और उसी को सरकार गिरा रही है। अब सवाल ये है कि क्या इलीगल मदरसे कंस्ट्रक्शन एक ही जगह है? और जगह भी हैं, लेकिन ये भी होता है ना कि चोरी करो और सीना चोरी भी करो, यानी कि आप मदरसे खोल करके भी रहें और दादागिरी भी बगल में दिखाएं, दोनों नहीं चलेगा। बकरीद पर जो जिस प्रकार की हत्या की गई थी सूर्या की, उससे उस पूरे इलाके में आप देखेंगे कि बड़ा डेंस पॉपुलेटेड इलाका है वो खोड़ा वाला, और वहाँ पर लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश था उसके खिलाफ। तो स्वाभाविक है कि योगी जी ने का जो बुलडोजर अभियान है वो उसके खिलाफ चल रहा है, और बहुत 2-3 दिन से सफाई अभियान चल रहा है। सिर्फ उसी इलाके में नहीं, गाजियाबाद के अन्य इलाकों में जिस दिन से भी हत्या हुई उसके अगले दिन से ही शुरू हो गया। पहले एनकाउंटर हुआ, फिर घर को शुरू हो नोटिस, गया, फिर उसके बाद ये मदरसों शुरू पर हो ये। गया। आपने और एक नहीं देखा, गाजीपुर के अंदर एक व्यक्ति की हत्या की तो उसके जो हत्यारा था चौधरी, उसको भी पुलिस एनकाउंटर में उसको मार दिया गया। तो मुझे मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब ये इलेक्शन तक ये पूरा चलेगा, क्योंकि नैरेटिव तो यही होना चाहिए। अब आप जोड़ रहे हैं इसको इलेक्शन से, मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो चलेगा ही चलेगा। त्रिपाठी जी मुस्कुराए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इलेक्शन से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन सचमुच गंभीर मसला है कि कोई हत्या कर देता है और उसके बाद पुलिस एनकाउंटर होता है तो हिंदू मुसलमान की ही बात होती है। और मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी इसको इसी तरह से करेगी तो फिर तो अच्छा है। फिर तो योगी जी अगर पॉलिटिकली कहें तो फिर उनकी पिच पर आप जाना है, या तो आप संवेदनशील हो जाइए। कानून व्यवस्था के मामले में अगर कोई सरकार काम कर रही तो उसमें इस तरह की बात मत कीजिए। अगर उस पर जाएंगे तो फिर नुकसान तो आप ही। सर आपके 2 सेंट्स हिंदी में, हिंदी में तो कहें तो कैसे कहेंगे आपकी 2 चवन्नियां? चवन्नियां नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छा हो रहा है, लेकिन ये हर बार तोड़ने के लिए जो भी इलीगल है उसके लिए अलार्म की क्यों जरूरत पड़ती है? कहीं हत्या होती है तभी ये अवैध टूटते हैं बिल्डिंग्स। हाँ, ये बात तो सही कर रहे हैं कि मुझे लगता तो हम है सब सहमत, मैं इसमें सब सहमत हो जाएंगे कि ये तो होते ही रहना चाहिए। नहीं, लगातार जितने पूरे मदरसे मस्जिदें मैपिंग करके
अतिक्रमण सर, कर अवैध जमीन अतिक्रमण, बना सर। अवैध मैं अतिक्रमण वही में बोल नहीं रहे थे, बोला, वही बोल रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ जो भी अतिक्रमण किया गया उन अरे ये भी सारों को हुआ है आप वहां जमीन पर, ये कुछ लोग जो है अपने हाथों में तख्ती लेकर अपने आप आए कि हाँ कि हम मैं नहीं करेंगे आगे से दोबारा। अपराध नहीं करूंगा, पूरी पे तख्तियां लगाए हुए हैं। चलें सर।